क्या हो जब सबसे बड़ा शैतान पृथ्वी पे आ जाए और उसे फाइट करने के लिए पूरी दुनिया के ताकतवर योद्धाओं को एकजुट होना पड़े। ये कहानी यूरी को दिखाते हुए शुरू होती है। उसके साथ में हजारों की सेनाएं आई हुई होती है, जिसके अंदर काफी सारे ताकतवर योद्धा थे जो कि ब्लैक किंग से फाइट करने आए थे। उसी दौरान हमें पैलेस के बाहर जूलियाना को दिखाया जाता है, जो कि इस किंगडम की एक प्रिंसेस है। वो भी ब्लैक किंग से फाइट करने आई थी अपने रॉयल नाइट्स के साथ में। ब्लैक किंग की तरफ से लड़ने वाली सबसे ताकतवर विच, जिसका की नाम एर्निस था, वो काफी सारे लोगों को बैटलफील्ड में मार दे रही थी एक ही अटैक की वजह से। इसी वजह से हमें एक जनरल को दिखाया जाता है जो कि जूलियाना की तरफ से फाइट कर रहा था, जिसका की नाम इनस्लॉट था। वो उसे अकेले अकेले फाइट करने की चुनौती देता है। बाहर 3 ग्रेट सेजेस के डिसिपल्स भी आए थे फाइट करने के लिए। तो दूसरी तरफ इस कॉन्टिनेंट की 9 टेरिटरीज का शासक, जिसका की नाम शुजा था, वो भी अपनी आर्मी को लीड करके यहाँ पे फाइट करने के लिए आया हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है पैलेस के अंदर, जिसके के अंदर एक लड़की जिसका की नाम फियोना होता है, वो वहाँ पे आई हुई होती है यूरी के साथ में। फियोना के साथ में पिरिका नाम की एक स्पिरिट भी होती है जो कि इसी वर्ल्ड की विल है। साथ ही में हमें वहाँ पे और भी यूरी के साथियों को दिखाया जाता है, कैन, मरियाना को। वो भी वहाँ पे फाइट करने के लिए आए हुए थे, यूरी का साथ दे रहे थे बाकी के ब्लैक नाइट से फाइट करने में। पर डीमन किंग जो था वो एक एक करके बाकी के और भी डीमंस को वहाँ पे जगा रहा होता है यूरी से फाइट करने के लिए। पर तभी यूरी उससे अकेले अकेले फाइट करने की चुनौती देता है और अपने सबसे ताकतवर अटैक उसके ऊपर कर देता है। पर शायद से वो अटैक कोई काम नहीं आता। ब्लैक किंग ने उसको एक ही बार में दूर फेंक दिया होता है, ये कहते हुए कि तुम अभी बच्चे हो, तुम लोगों की बस की नहीं है युद्ध करना। और वो इस पूरी दुनिया के ऊपर अब शासन करना चाहता है। वो यूरी को पकड़ते हुए उनके सामने लाता है और उसे फेंक देता है। अब वो फियोना की तरफ बढ़ता है और उससे बुक मांगता है, जिसे कि क्रॉनिकल कहा जाता है। पर फियोना उसे बुक नहीं देती, तब वो उसके खिंचा के थप्पड़ मार देता है। उस थप्पड़ की गूंज इस पैलेस के बाहर तक भी जाती है और वहीं पे वो जो ब्लैक किंग था वो पिरिका की नाड़ पकड़ लेता है, क्योंकि वो बीच में काफी ज्यादा फुदक रही होती है। पिरिका की वो अब गर्दन को मोड़ने लग जाता है। पिरिका जो कि इस वर्ल्ड की विल है, उसे इस तरह मारता हुआ देख के वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वही हमेशा आर्मी लीड करते हुए लेके आती है हीरोज की। कि तभी वहाँ पे जूलियाना अपने होली नाइट्स के साथ में आ जाती है और वो ब्लैक किंग पे अटैक भी करती है। इसी वजह से ब्लैक किंग को अपने और भी अनडेड सोल्जर्स को जगाना पड़ता है उनसे फाइट करने के लिए। उसी दौरान अब हमें क्रॉनिकल को दिखाया जाता है, जो कि एक बुक है। वो अपने आप ग्लो करने लग जाती है और वो बुक अब हवा में आ जाती है। अब उस बुक के 2 हिस्से हो जाते हैं, जो कि एक फियोना के पास था और दूसरी तरफ पिरिका जो होती है वो ब्लैक किंग के हाथ से गायब हो जाती है। बुक अब ब्लैक कलर में ग्लो करने लग जाती है और एक बहुत बड़ा डोम उस पैलेस के ऊपर काबू पा लेता है। वहीं पे फियोना जो होती है वो उसी समय यूरी को पकड़ती है और वहां से बाहर आ जाती है। ये लोग जंग हार चुके थे, यूरी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वहीं जूलियाना जो होती है वो बाहर जाती है और पूछती है कि बाकी के सैनिक कहाँ पे है। अब वहीं पे हमें बुरकाट नाम के एक सैनिक को दिखाया जाता है, जो कि एक ताकतवर नाइट भी है। वो अब सारी चीजें उन्हें बताता है कि काफी सारी आर्मी जो कि शुजा के कंट्रोल में थी वो पहले ही रिट्रीट कर चुकी है। ग्रेट सेजेस के जितने भी लोग थे वो भी अब जा चुके हैं। अब सिर्फ हम ही लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि होली नाइट की पूरी आर्मी होती है और अब वो भी यहाँ से जाना चाहते हैं। ये बात जब यहाँ पे जूलियाना को पता चलती है, तब वो उन्हें अपनी मर्जी से आगे का काम करने के लिए कह देती है, क्योंकि अभी तो वो यूरी के साथ में रुकेंगे। वो यूरी के विचार जानना चाहते हैं कि अब वो क्या करना चाहता है। इसी वजह से अब इनस्लॉट जो होता है वो भी अपनी आर्मी को लीड करता है और होली कैपिटल के लिए निकल जाता है। वो जूलियाना के साथ में बुरकाट को और कुछ और भी सैनिकों को छोड़ जाता है, ये कहते हुए कि वो यूरी का ध्यान रखेंगे। यूरी जागता है, फियोना काफी ज्यादा दुखी थी। अब वो यूरी से बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिस पे यूरी कहता है कि हमें वापस से लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बार हम ताकतवर लोगों को इकट्ठा करेंगे जो कि इस दुनिया के अंदर है, जिसके बाद में हम उससे फाइट करेंगे, क्योंकि वो फाइट करना चाहता था उस ब्लैक किंग से, जिसने कि उसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। वो उसके विचारों से काफी ज्यादा विपरीत था। वो उसे हरा के इस दुनिया के अंदर वापस से शांति स्थापित करना चाहता था, पर वो उस ब्लैक किंग की बातों से भी काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। दूसरी तरफ एक विलेज में हम एक बूढ़ी अम्मा को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सेब खरीद रही होती है अपने कॉपर कॉइन से, पर सेब की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब एक आदमी वहां पे आता है और उस बुढ़ी अम्मा को धक्का दे देता है, ये कहते हुए कि गरीब तेरे बस की बात नहीं है सेब खाने की। और वो 2 कॉइन निकालता है और उसके बाद सेब की एक पूरी टोकरी ले लेता है और अम्मा को चिढ़ाने लग जाता है। इसी वजह से वहां पे एक लड़का आता है जो कि व्हाइट हुड पहन रखा था। वो उसे काफी ज्यादा बेइज्जत करता है और उसे पीटता भी है और उसका छोटा डॉन सभी लोगों को दिखा देता है। उसकी इस तरह की हालत देखने के बाद में आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं कि इसका छोटा डॉन कितना छोटा है। वहीं पे वो लड़का सेब लेके भाग जाता है। अब वो उसी बुढ़ी अम्मा के पास में आता है, उन्हें वो सेब देता है
उनकी मदद भी करता है कार्ड को खींचने में, और वो उन्हें चलते चलते बताता भी है कि वो एक अनाथ लड़का है। बूढ़ी अम्मा आज उसे डिनर देने का वादा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि यूरी की पूरी सेना को काफी सारे लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद तो उन्हीं के ऊपर थी कि वो डीमन किंग को हरा देंगे, जो कि ब्लैक किंग भी कहलाता है। पर अब उनकी फसल खराब होने लगी है, उनके लोग एक एक करके मरने लगे हैं। वो उनकी पूरी सेना के ऊपर ही गारा, मिट्टी और कचरा फेंकने लग जाते हैं, पर उन्हें बिना कुछ बोले आगे चलते रहते हैं। चलते हुए उन्हें एक आदमी बताता है कि सामने ब्लैक नाइट आ चुके हैं, हमें बचा लो। इसी वजह से यूरी की पूरी सेना उनसे फाइट करने के लिए आगे निकल जाती है, जो कि ब्लैक किंग के अंडर आते हैं। वहीं पे अब यूरी भी सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें उसी व्हाइट हुड लड़के को दिखाया जाता है जो कि बूढ़ी अम्मा की हेल्प कर रहा था। बुरकाट और उसकी सेना वहां पे आती है, वो उसकी मदद करते हैं कि तभी वो व्हाइट हुड वाला लड़का जो होता है वो बुरकाट की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करके बाकी लोगों को ट्रांसफर कर देता है। ये चीज देख के सभी लोग हैरान थे। तो दूसरी तरफ वहां पे यूरी भी टाइम पे आ चुका था, जो कि व्हाइट हुड लड़के की इस तरह की पावर देख के हैरान था। अब उसमें भी एक ताकत आ चुकी थी, एक ऐसा करेज जो कि वो खो चुका था ब्लैक किंग से फाइट करने के बाद में। वो भी अब वहां पे ब्लैक नाइट से फाइट करता है और उन सभी को उस व्हाइट हुड के लड़के की ताकत की मदद से हरा देता है। उसका माना शेयर करने पे उन सभी में वो ताकत आ गई थी जो कि शायद से उनमें पहले नहीं थी। वहीं पे व्हाइट हुड लड़का उनसे ये ट्रेनिंग चाहता था कि वो भी इन्हीं की तरह ताकतवर बने, पर वो उसी समय वहां पे बेहोश हो जाता है। अब वो लोग उस लड़के की मदद करते हैं, उसको उठाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। रात के समय में वो उसे खाना भी देते हैं जिसका कि नाम आरएम होता है। आरएम खड़ा होता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार वो क्या करने के लिए आए हैं, वो है कौन। जिसके ऊपर यूरी बताता है कि वो लोग हैं हीरो पार्टी जिसे कहते हैं, जो कि डीमन किंग से फाइट करने के लिए आया था। फियोना उसे खाना भी देती है और आरएम को वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि वो 2 से 3 बाउल खा जाता है, पर बाकी लड़कों को वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। इसी वजह से वो उससे पूछते हैं कहीं वो उनकी पार्टी में शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहा इस खाने को टेस्टी बोल के। जिसपे आरएम बताता है कि वो कीड़े मकोड़े खाता है, पहली बार से इंसानों वाला खाना मिला इसलिए वो खुश है। ये बात तो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूरी उससे जानना चाहता था क्या वो उनके साथ में इनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। उसके अंदर वो ऐसा पोटेंशियल देख रहा है जो कि एक आने वाली हीरो पार्टी के मेंबर के अंदर होना चाहिए, पर आरएम उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो किसी और टीम के साथ में कभी फाइट नहीं किया है। वो शुरुआत से ही एक लोनली पर्सन रहा है और उसे अकेले ही फाइट करना आता है। कि तभी फियोना की बुक वापस से ग्लो करने लग जाती है, जैसे कि शुरुआत में ये बुक ग्लो की थी। जैसे ही फियोना को बचाने के लिए आरएम आगे जाता है, वो पीछे ढकेल दिया जाता है उसकी पावर से। अब वो जो क्रॉनिकल बुक थी वो आधी ब्लैक हो चुकी थी। फियोना बताती है कि दुनिया धीरे धीरे करके करप्ट होती जा रही है, जैसे ये बुक पूरी करप्ट हो जाएगी इस दुनिया के अंदर अंधकार छा जाएगा। पर पीरिका जो कि इस वर्ल्ड की स्पिरिट विल है वही इसे बचा के रखी हुई है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो फाइट के दौरान वहां से गायब हो गई थी। तो दूसरी तरफ डीमन किंग को भी ये बात पता चलती है कि हमें जल्द से जल्द पेरिका को खत्म करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम के अंदर वो यह ऐसी कोई सेना खड़ी कर सकती है जो कि इनके लिए खतरा बन सकती है। इसी वजह से एर्नेस को ब्लैक किंग जो होता है ये काम सौंप देता है कि जल्द से जल्द पेरिका को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। एर्नेस इस काम के लिए मान जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि यूरी वापस से आरएम के पास में आता है, आरएम को समझाने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो ब्लैक नाइट से फाइट क्यों करता है। जिसपे आरएम बताता है कि उसे उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत है, वो उन्हें खत्म करना चाहता है, वो ताकतवर बनना चाहता है। जिसके ऊपर यूरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है कि उसे ताकतवर बनाएंगे पर उन्हें उनके साथ में रहना पड़ेगा। पर आरएम उसे धीरे धीरे बताने लग जाता है उसकी स्टोरी कि शुरुआत से वो किसी के साथ काम करता हुआ नहीं आया है, उसे खुद के ऊपर भरोसा है। जिसके ऊपर यूरी कहता है कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी भी आएगी जिसके अंदर तुम्हें भागना पड़ेगा, पर तब तुम्हारे दोस्त काम आएंगे उस सिचुएशन के अंदर। जिसके ऊपर यूरी वापस उसे कहता है कि तुम्हारे पास भी दोस्त थे पर तुम ब्लैक किंग से हार गए थे। जिसके ऊपर यूरी उसे बताता है कि गलतियों से ही हम सीखते हैं, मैंने इस बार ऐसी सीख ली है जिसकी मदद से मैं ब्लैक किंग को जरूर हरा सकता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो कैपिटल के लिए निकल रहे थे, बीच में एक सिटी के ऊपर ब्लैक नाइट अटैक कर देते हैं। ब्लैक नाइट से फाइट करने के लिए उस सिटी का जनरल उनसे अटैक करने लग जाता है। उसी दौरान यूरी भी आ जाता है अपनी सेना के साथ में, वो भी उन लोगों को बचाते हैं। अब वो जनरल उन्हें बताता है कि इस सिटी की वॉल के दूसरी तरफ स्लम्स है, वहां पे कुछ मेजेस जो हैं वो तो अभी उन ब्लैक नाइट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। जुलियाना अपने होली नाइट के साथ में यहाँ पे फाइट करने
लग जाती है। जब वो उसी समय फाइट कर रही थी, बुरकाट को दिखाया जाता है कि आरएम वापस से उसका माना अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। बुरकाट इस वजह से गुस्सा हो जाता है, वो आरएम को डांटने लग जाता है, वो उसे चोर कहता है। इसी वजह से आरएम को उसको माना देना पड़ता है। अब वो बाकी के लोग फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पे कि यूरी अपने साइनिक अटैक का इस्तेमाल करता है। आरएम को ये काफी ज्यादा यूनिक लगता है, वो भी इसका इस्तेमाल करना चाहता था। वो उनसे इसके बारे में पूछता है, जिसपे यूरी कहता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर बुरकाट उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है ये अकेला लड़ता है, ये कभी फाइट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आरएम उससे गुस्सा हो जाता है। वो बुरकाट को कहता है मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगा। ये कहने के बाद वो वहां से भाग जाता है। अब ब्लैक नाइट वहां पे काफी सारे आ चुके थे और वो वहां पे ब्लैक फॉग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि ब्लैक ऑरा भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से उनकी पावर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब वो लोग अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। पर उसी दौरान बीच में जूलियाना की एक अटैक लगने ही वाला था कि बीच में बुरकाट आ जाता है, उसे बचा लेता है। अब वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब आरएम भी वहां पे आ चुका था, वो उन लोगों की हेल्प करने लग जाता है, एक एक करके उन्हें मारते हुए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपना माना शेयर करता है सभी लोगों के साथ में और वो सभी को पावर दे देता है। उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है और वो एक एक करके सारे के सारे ब्लैक नाइट्स को खत्म कर देते हैं। आरएम को देखने के बाद वो सभी खुश हो जाते हैं। आरएम बताता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता था और मुझे बुरकाट से बदला भी तो लेना है, इसलिए मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यूरी बताता है हर किसी को कि अब यहाँ पे हमें ही चीज़ें संभालनी पड़ेगी। मैं ब्लैक किंग से फाइट करना चाहता हूँ, मैं ब्लैक किंग को सरपास करने के लिए एक सप्रेशन आर्मी बनाने जा रहा हूँ। जो कोई भी मेरे साथ रहेगा वो उसे खत्म करने में अपना साथ देगा। ये बात सुन के जूलियाना उन सभी को अपनी जर्नी शुरू करने का आदेश भी दे देती है, क्योंकि वो इस किंगडम की प्रिंसेस है। यूरी को सेल्फ मोटिवेट होते हुए देख के जूलियाना काफी ज्यादा खुश थी कि वो पहले जैसा हो गया, पर बुरकाट गुस्से में था आरएम की वजह से। पर जूलियाना उसे समझाती है कि आरएम भी अब उनकी टीम का ही एक हिस्सा है। पर दूसरी तरफ जब बुरकाट जाने लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई थी लड़ाई के दौरान। उसे हील करती है मैरियाना। तो दूसरी तरफ अब जूलियाना उन्हें कहती है कि तुम्हें भी सप्रेशन आर्मी के अंदर जाना पड़ेगा, तुम यूरी और उसकी टीम को ज्वाइन करने वाले हो और यहाँ से मैं कैपिटल की तरफ निकल जाऊंगी बाकी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। बुरकाट मना करना चाहता था, वो जूलियाना की रक्षा करना चाहता था, पर जूलियाना के ऑर्डर को वो मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे यूरी के साथ में उसकी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। जूलियाना का उसे भेजने का एक रीजन ये भी था कि वो एक ताकतवर नाइट है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की आके बताती है कि अब गिल्ड लीडर उन सभी लोगों से मिलना चाहते हैं। गिल्ड लीडर गिलबर्ट को दिखाया जाता है, जो कि एडवेंचर गिल्ड के मास्टर हैं। वो उन्हें ये सारे का सारा सुझाव दे देते हैं कि उन्हें कैसे ब्लैक किंग को हराना चाहिए। साथ ही में वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए होगा वो गिलबर्ट की गिल्ड जरूर देगी। पर दूसरी तरफ यूरी आरएम को देखता है प्रैक्टिस करते हुए। वहीं अब कमरे के अंदर हमें दिखाया जाता है यूरी की प्लानिंग ये थी कि इस दुनिया के 3 ग्रेट मेज, जिन्हें की ग्रेट मेजिस कहा जाता है, उनके पास वो जाएगा और पेरिका के बारे में पता लगाएगा, जो कि इस वर्ल्ड की विल है। वहीं पे गिलबर्ट उन्हें ये सुझाव देता है कि वो किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो कैसी भी हो। वो उन्हें एक मैजिक टूल देता है जिसकी मदद से वो जूलियाना से और इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे आरएम की स्वॉर्ड टूट जाती है। वो गरीब था, इसलिए वो इधर से उधर घूमने लग जाता है बिना किसी पैसे के। वो खाना खाना तो चाहता था, पर इस बार वो चोरी नहीं करेगा क्योंकि वो यूरी की टीम में आ चुका है, जो कि हीरोज की टीम है। वो इधर उधर घूमने लग जाता है, पर तभी उसे एक शोर सुनाई देता है जो कि काफी जोर से आ रहा था। वो देखता है कि कैसे एक लड़की ने एक लड़की को हॉस्टेज बना रखा था। वो उसे आजाद कराता है और उसे बचा लेता है। जैसे ही वो उसे बचाता है, वो वहां से भागने लग जाता है और एक स्वॉर्ड पास से उठाता है और उस चोर को पकड़ के उसके सामने घुटनों पे ला देता है। वहां के सैनिक उसे ले जाते हैं, पर उस स्वॉर्ड का मालिक, जो कि एक मर्चेंट है, जो कि हीरो सप्रेशन पार्टी को ये स्वॉर्ड्स देता है, वो अपने आप को मर्चेंट बताता है, जो कि स्वॉर्ड का मालिक भी है। वो ये स्वॉर्ड जो है आरएम को देना चाहता है एज अ गिफ्ट, क्योंकि उसने एक लड़की की जान बचाई है, जो कि उन्हीं की ही मर्चेंट गिल्ड की है। ये बात जान के आरएम काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे एक ऐसी महंगी तलवार जो है मुफ्त में मिल गई है। और दूसरी तरफ वो मर्चेंट उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये स्किल्स कहाँ से आई है, जिसके ऊपर वो बताता है कि उसने सेल्फ प्रैक्टिस की थी। ये बात जान के वो मर्चेंट और भी ज्यादा उससे खुश हो जाता है और उसने अपना नाम नेवी बताता है। ये आरएम भी अपना नाम उसे एरम बता के वहां से जाने लग जाता है। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसकी प्रैक्टिस काफी समय तक चलती है। दूसरी तरफ गिलबर्ट जो है वो अब वहां पे यूरी को अपना करप्शन दिखाता है, जो कि उसके हाथ में फैल चुका था। वो धीरे धीरे करके ब्लैक एनर्जी के सामने करप्ट होता जा रहा था। यूरी कहता है जितना जल्दी हो सकता है मैं तुम्हें आजाद कराने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ बुरकाट जो था आरएम को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता हुआ देख के हैरान था कि वो इतने समय से स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसे कुछ
कुछ टिप्स देने जाता तो है, पर जैसे ही वो उसके सामने आता है वो उसके हाथ में महंगी स्वॉर्ड देख के कहता है तुमने वापस से चोरी की है। आरएम चोरी के इल्जाम को मना करता है, पर वो अब उसका नाम जोर जोर से बोलते हुए कहने लग जाता है तुम चोर हो, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। इस बार तुमने हमारी हीरो पार्टी का नाम बिगाड़ने की कोशिश की है। कि तभी वहां पे जूलियाना आ जाती है। जूलियाना उन्हें ऊपर से देख रही होती है। बुरकाट के काफी ज्यादा ठेस पहुंचने लग जाती है जब जूलियाना उसे पीछे हटने को कहती है। वो कहता है कि ये चोर है, इसने ये स्वॉर्ड चुराई है। कि तभी वो मर्चेंट वहां पे आके कहता है कि ये स्वॉर्ड मैंने उसे दी है, तुम कौन होते हो किसी को चोर कहने वाले। अब बुरकाट को आरएम से माफी मांगनी पड़ती है जूलियाना के कहने पे, और वो वहां से चला जाता है। रात के समय में हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूरी बैठा हुआ होता है। वो अपने हाथ को मल रहा होता है क्योंकि वो भी डार्क एनर्जी के सामने करप्ट होता जा रहा था। उसके सामने एक मेंटल पिक्चर बनती है जो कि उसे कह रही होती है कि तुम्हें ब्लैक किंग का साथ देना चाहिए। कि तभी वहां पे आरएम आ जाता है। अब दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे आरएम कहता है क्या मैं सच में ताकतवर बन पाऊंगा, क्या सच में मैं ब्लैक नाइट्स को खत्म करके इस दुनिया को वापस से शांतिपूर्ण दुनिया में बदल पाऊंगा। यूरी उसकी ये सारी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। अभी आरएम की इतनी उम्र नहीं थी। आरएम उसे कहानी बताता है कि कैसे उसके गांव के ऊपर एक बार ब्लैक नाइट्स ने हमला कर दिया था और उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर इस बार वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगले दिन वो सभी लोग अब अपनी जर्नी के लिए निकलने जा रहे होते हैं, जहाँ पे कि जूलियाना तो मेन कैपिटल की तरफ बढ़ रही होती है जिससे कि वो कुछ फोर्स को इकट्ठा कर सके। साथ ही में वो वहाँ पे एक ड्रैगन स्लेयर को बुलाते हैं और मैजिक गिल्ड की एक और मेज जो थी जिसका कि नाम एल्डोरा था वो भी वहाँ पे आ रही होती है। ये सारी बात उस किंगडम के जनरल ने उन्हें बताई हुई होती है। वो वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें एल्डोरा को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन स्लेयर वॉक के साथ थी। आरएम उसको खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। उसके पास इतने स्वॉर्ड देख के वो हैरान था। वहीं पे वॉर्ग उसकी तारीफ करता है कि उसका बिल्ड अच्छा है। वहीं पे जूलियाना बुरकाट को कहती है कि तुम कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम एक अहम ओहदा दे के। अब वो सारे के सारे लोग अपनी अपनी एरिया की तरफ निकल जाते हैं जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पे यूरी जो है अपनी टीम के साथ चलते जा रहा था। एक कैंप साइट पे वो बैठता है कि तभी वहाँ पे बुरकाट के पास में यूरी आके कहता है कि तुम्हें आरएम की मदद करनी चाहिए, पर वो वहाँ से मना करके जाने लग जाता है। जंगल के अंदर से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसका घाव करप्ट होने लग गया था जिसके अंदर से डार्क एलिमेंट की पावर निकल रही थी। अब उसे जो है कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती जो कि एर्नेस्ट की थी। एर्नेस्ट उसके घाव को अब और भी ज्यादा गंभीर कर देती है। वो इतना ज्यादा गंभीर हालत में हो चुका था कि उससे दर्द सहा नहीं जा रहा था। कि तभी हमें क्रॉनिकल को दिखाया जाता है कि कैसे उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकल रही थी। जंगल के अंदर से भी डार्क एनर्जी आ रही थी। यूरी और उसकी टीम पूरी की पूरी उसी तरफ निकल जाती है जहाँ पे कि एर्नेस्ट ने बुरकाट को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। पर तभी वहाँ पे उन लोगों के आने की वजह से एर्नेस्ट को थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। कि तभी वहाँ पे डार्क नाइट्स आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। कैसे आरएम, यूरी और कैन जो है फाइट करने लग जाते हैं। कि तभी उन्हें हैरान कर देने वाली एक चीज होती है, जो बुरकाट था वो जो धीरे धीरे करप्ट हो रहा था वो एकदम से पूरा करप्ट हो जाता है और वो एक डीमन में बदल जाता है। उसकी ऐसी हालत देख के वो सभी लोग हैरान थे कि बुरकाट ने जो है वो अपना रास्ता बदल लिया है। अब वो बुराई के रास्ते पे बढ़ चुका है। बुरकाट जो था इस तरह की नई पावर से काफी ज्यादा हैरान था। ये पावर जो है काफी ज्यादा ताकतवर है। यूरी आरएम को बचाने की कोशिश करता है पर वो दोनों को ओवर पावर कर देता है। पर बाकी लोगों के इंटरफेयर होने की वजह से वहां से एर्नेस्ट और बुरकाट को रिट्रीट करना पड़ता है। एर्नेस्ट बुरकाट को बताती है कि इनसे हम बाद में फाइट कर लेंगे, इस समय मेरा काम तुम्हें हमारी टीम में लाना था जो कि हो चुका है। ये कह के वो गायब हो जाते हैं। ये बात आगे तक पता चलती है जूलियाना तक को भी। जूलियाना को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। यूरी उसे बता देता है कि कैसे बुरकाट ने अपनी टीम चेंज कर ली है, अब वो भी एक डीमन बन चुका है। जूलियाना को बुरा लगता है, उसे बुरकाट को उनके साथ नहीं भेजना चाहिए था। कि तभी मैसेंजर वहां पे आता है जो कि कहता है कि कैपिटल में काफी सारे रेबेलियन आ चुके हैं जो कि डीमन किंग के ही कल्ट के मेंबर हैं। वो यहाँ पे लोगों को खत्म कर रहे हैं। वो लोगों को बचाने के लिए जल्दी से जाते हैं। वो जितने भी लोग थे जो कि नोबल्स को मारने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रीट वेंडर्स की कार्ड को जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद को डीमन किंग का एक पुजारी बताते हैं। वो उसकी पूजा करने के लिए इस दुनिया में आए थे। उसकी इस तरह की बात सुन के जूलियाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपनी टीम को भेज देती है बाकी लोगों को बचाने के लिए जो कि अभी तक उस डीमन कल्ट के हिस्सा नहीं है। वो एक एक करके उन्हें सबड्यू कर लेते हैं। अब वहां पे उनसे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि तभी एक बच्चा जो है पैलेस के अंदर बम फेंकने वाला था, पर उसे रोकने के लिए वहां पे होली नाइट का एक मेंबर आ जाता है। जब सबको लग रहा था कि ये बम फेंक देगा, वो एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र 10 से 11 साल थी। जूलियाना उससे पूछते कि आखिरकार तुम डीमन किंग का साथ क्यों दे रहे हो, जिसके ऊपर वो बताता है कि अगर हम उसका साथ देंगे
तो अब हम जी पाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो क्या हमें खाने को भी खाना नसीब होगा या नहीं। जूलियाना उसकी ये बात सुन के गुस्सा हो जाती है। वो अब पूरी स्पीच देने लग जाती है सभी लोगों को कि हम जरूर डीमन किंग को हरा देंगे, ये जो अंधकार है इसे खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस की जगह जिसने ले रखी थी वो जूलियाना की एक फ्रेंड थी। अब वो वहां पे प्रिंसेस बनने के लिए आई हुई थी। इनस्लॉट यहाँ से आगे जाके सारी चीजें संभालने की बात करता है। इनस्लॉट एक मैप लेके आता जो कि टेरिटरीज का था, उनके राजाओं का था। उन्हें पता चलता है कि कैसे शुजा जो है अभी कैपिटल के बाहर ही खड़ा हुआ है अपनी पूरी सेना के साथ में। इसी वजह से जूलियाना को लग रहा था कि वो उसका साथ दे देगा। वो एक मैसेंजर को उसके पास जाने के लिए कहती है, कहते हुए क्या वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है या नहीं, इस चीज के बारे में उन्हें पता चल जाए, क्योंकि शुजा के अंडर में भी 9 टेरिटरीज आ रखी हैं और वो एक ताकतवर योद्धा है, उन्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ यूरी को एक घात पहुंचती है उसके दिल पे कि जो बुरकाट है, जो कि उनका एक अच्छा नाइट था ताकतवर, वो अब उनकी टीम से जा चुका है और वो भी करप्ट होता जा रहा है। फियोना सही समय पे आ जाती है, वो अपना दिमाग लगाती है और क्रॉनिकल को बाहर निकालती है। क्रॉनिकल की मदद से उसकी ब्लैक एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब होती है। वो उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। वो रोने लग जाती है कि उसमें उसी की ही गलती है, क्यों उसने इस ब्लैक बुक यानी कि इस क्रॉनिकल को क्यों जाने दिया। उसका आधा हिस्सा उस आदमी के पास में जो कि ब्लैक किंग कहलाता है। अगले दिन की सुबह को कार्ट में बैठ के वो लोग अब उसी ग्रेट मेजी के टावर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो जो टावर था वो काफी ज्यादा बड़ा लगने लग जाता है। आरम ये देख के हैरान होता है। यूरी कहता है कि टावर अंदर से भी काफी ज्यादा अमेजिंग है कि तभी वहां से आवाज आती है जो कि उन्हें रुकने के लिए कह रही होती है। उनके ऊपर एक अटैक आता है। वो अटैक ग्रेट मेजिस के ही कुछ डिसिपल्स ने किया होता है जिसका कि नाम वैलन, यूनी और काजा होता है। वैलेनर जो था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। दूसरी तरफ यूनी और काजा भी वहां पे आ चुके थे। उन्हें देख के वो पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं। यूरी उनसे जानना चाहता था कि तभी ग्रेट मेजिस की आवाज आती है कि तुम हमें प्रूव करके दिखाओ कि तुम हमारी ताकत के लायक भी हो या नहीं हो, तभी हम तुम्हारी टीम ज्वाइन करेंगे। अब उनके डिसिपल से वो लोग फाइट करने लग जाते हैं। उनकी जो फाइट थी वो धीरे धीरे करके खतरनाक रुख ले रही थी। आसपास की जगह टूटने फूटने लग जाती है पर वैलेनर जो था वो अपने स्टाफ की मदद से उनको सही से टक्कर दे रहा होता है। यूरी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते उन पे अटैक करता है पर यूनी और काजा की वजह से वो लोग वैलेनर तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। वैलेनर काफी ज्यादा ताकतवर था। वो अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ आरम सबको अपनी एनर्जी दे देता है जिसकी मदद से इस तरह का एक्ट काफी ज्यादा कामगार निकलता है। बड़े ही आसान से मैजिक गिल्ड की एल्डूरा जो थी वो उसकी अटैक को अपने अटैक से रोकने की कोशिश करती है और इन दोनों की फाइट के बीच में ग्रेट मेज आ जाते हैं जो कि उनकी फाइट को रोकने के लिए कह देते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी लोग अब आ सकते हो हमारे मेज टावर के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ एरम जो होता है वो एक लड़की से फाइट कर रहा था जिसके के पास स्वॉर्ड होती है पर ग्रेट मेजिस के आ जाने की वजह से वो लोग रुक जाते हैं। ग्रेट मेजिस उन्हें टावर में लेके आते हैं। फियोना उन्हें सारी कहानी बता देती है कि शुरुआत से उनके साथ क्या हुआ है। वहीं पे वो लोग जो थे जो कि ग्रेट मेजिस थे वो पेरिका के वेयरबाउट्स यानी कि उसके उन सबूतों के बारे में नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे है पर उसे एक चीज़ ये ज़रूर बताते हैं, डीमन किंग का जो कैसल है उसके आसपास में एक ऐसे डोम बन चुका है जिसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसे वो तोड़ भी पाएंगे तब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाएंगे और इसी बीच जितने भी ब्लैक नाइट्स होंगे वो उन्हें एक एक करके ख़त्म कर देंगे। उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें सबसे पहले ताकतवर बनना पड़ेगा, उसी के ही बाद वो कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो उन्हें आइलैंड ऑफ स्पिरिट्स की तरफ जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वहीं पे पेरिका के बारे में पता चल सकता है, वरना ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से कि उन्हें पेरिका के बारे में पता होगा। पर दूसरी तरफ इन ग्रेट मेजिस को पता था कि पेरिका कहाँ पे है पर वो इस दुनिया का बैलेंस को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें उस पेरिका के वेयरबाउट्स बताने से मना कर देते हैं। साथ ही में हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे आरम से वहाँ पे वेलनर मिलने के लिए आता है। वेलनर से आरम पूछता है कि वो इतने ताकतवर कैसे है। तभी वहाँ पे एक फोर्थ डिसिपल आ जाता है जो कि वेलनर के सीक्रेट के बारे में उसे बता देता है कि इसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे रूइंस हैं जिसकी की मदद से ये ताकतवर बना है, जिसे कि क्रेस्ट भी कहा जा सकता है। और वहीं आरम भी इस तरह के क्रेस्ट चाहता था पर वो ऐसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ ग्रेट मेजिस ही देते हैं। पर दूसरी तरफ आरम के पास भी एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से वो अपना मानव को शेयर कर सकता है और लोगों को वो पावर दे सकता है जो कि उनके पास नहीं थी। ये चीज़ भी खतरनाक है। वो उसे कहते हैं कि तुम भी ताकतवर हो। वहीं आरम कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ताकतवर बनूंगा और मैं सभी लोगों को हरा के रहूंगा। वेलनर उसके इस तरह के मोटिवेशन से काफी ज़्यादा खुश होता है कि हाँ उसमें डिटरमिनेशन है कुछ ना कुछ करने का। दूसरी तरफ एल्डोरा जो थी वो ग्रेट मेजिस से बात करने लग जाती है। वो प्लान बनाती है कि वो यहीं पर रह के डीमन किंग के इस डोम को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। वैसे ट्रिक का पता लगाएगी जिससे कि उसे तोड़ा जा सकता है और बाकी लोगों को आइलैंड ऑफ स्पिरिट्स
नाइट्स पे जाने का बोल देती है और वहीं पे यूरी जो था अपनी बाकी की टीम के साथ में यहाँ से निकल जाता है, वॉर्ग और एल्डोरा को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे डीमन किंग के डोम को तोड़ने का पता लगाएंगे। ग्रेट मेजिस के जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे भी उन्हीं के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस जगह से गुजरेंगे वहाँ पे एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि उन्हें वहाँ से लेना है। ये बात जान के वो और भी खुश हो जाते हैं। वो एक माउंट एवरेस्ट जैसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कि पहले से ही काफी सारे ब्लैक नाइट थे, वो उनसे फाइट करने लग जाते हैं। फाइट के दौरान वो वापस से खड़े हो जा रहे थे। वहाँ पे ब्लैक ऑरा काफी ज्यादा फैल चुका था जो कि डीमन किंग का ही था, पर दूसरी तरफ जो मारिया थी वो उन सभी नाइट्स को मान देती है अपनी मैजिक पावर की मदद से। ये देखने के बाद में एरम काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर दूसरी तरफ उनकी टीम में एक ऐसा बुद्धू था जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमें वहीं पे दिखाया जाता है कि काफी सारे नाइट्स आ रहे थे और एक पेट जो था वो उनको यहाँ पे लेते हुए आ रहा होता है और एकदम से ही वो एरम की स्वेटर के अंदर घुस जाता है। वेलनर अपना घोड़े जैसा दिमाग चलाता है और सभी को आग से पिघला देता है, पर वहाँ पे बर्फ पिघलती है, नाइट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से यूरी और एरम जो होते हैं दोनों के दोनों एक गड्ढे के अंदर में गिर जाते हैं जो कि पहाड़ों के अंदर जा रहा होता है। वेलनर उनसे माफी मांगता है, गलती हो गई है, अब उन्हें लेके तो आना पड़ेगा। वो लोग अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल तो करते हैं पर उन्हें वो लोग मिल नहीं रहे होते हैं, इसलिए वो आइलैंड ऑफ स्पिरिट्स जाएंगे, वहां से एक स्पिरिट को लेके आएंगे और उन्हें आजाद कराएंगे। पर दूसरी तरफ यूरी और जो हमारा एरम था वो लोग निकल जाते हैं इसी पहाड़ों के बीच में से होते हुए कि उन्हें कहीं एग्जिट मिल जाएगा, पर एग्जिट तो उन्हें मिल नहीं रहा था। बर्फ काफी ज्यादा पड़ रही थी और ये ब्लैक ऑरा भी काफी ज्यादा था, इसलिए वो एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और वो यहीं पे रहने का प्लान बनाते हैं। उसी दौरान वो लोग अपने डिवाइस का इस्तेमाल भी करते हैं बात करने के लिए, पर वो बात नहीं कर पा रहे थे। अब वहीं यूरी जो होता है उसे कहने लग जाता है कि मेरी टीम यहाँ पे जरूर आएगी, पर एरम कहता है कि तुम्हें इतना भरोसा क्यों है, जिस पे यूरी बताता है कि उनके साथ मैं काफी सालों से रह रहा हूँ, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं चाहे सिचुएशन कैसी ही हो, इसलिए मुझे उनके ऊपर भरोसा है। ये बात सुन के एरम भी हैरान था, पर एरम बाकी लोगों पे यकीन नहीं रखता है। उसने ये दुनिया देख ली है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा चालाक है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है इसलिए वो नहीं आएंगे, पर यूरी उसे भरोसा देता है कि नहीं वो जरूर आ जाएंगे, वो हमारी टीम के अंदर है और कभी भी टीम के लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, जिसके ऊपर एरम भी उसके ऊपर यकीन कर लेता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो जो पेट था वो एरम के यहाँ से निकल जाता है। उसे ढूंढने के लिए एरम बाहर तो आता है पर वो उसी काले धुएं के अंदर खो जाता है और दूसरी तरफ यूरी जो था अब वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वो जो काला ऑरा था वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है और वो जो है यूरी के ऊपर काबू पा लेता है। अब उसकी मेंटल पिक्चर उसके सामने आ जाती है जो कि उसे कहने लग जाती है कि तेरा साथ देने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तुझे मुझे अपना लेना चाहिए। पर उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूरी जो है मरने ही वाला था अपने उस पिक्चर की वजह से, पर तभी बीच में एरम आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। वो पिक्चर और कुछ नहीं कुछ ब्लैक नाइट्स होते हैं। एरम उन्हें उनके ऊपर अटैक करने के लिए यूरी को समझाता है। यूरी जो होता है खुद के ऊपर काबू पाता है, वो कहता है कि हाँ मुझे उस ब्लैक किंग से फाइट करनी है। ये कहने के बाद वो एरम के साथ में अपना एक स्पेशल मूव आजमाता है जो कि बॉन्ड के साथ ही किया जा सकता है। एरम ये देख के खुश होता है पर यूरी से शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह जान उसकी वजह से बच गई। कि तभी वहाँ पे उनका पेट आ जाता है जो कि एक लाइट डम्बलडोर के साथ में वहाँ पे आए हुए होते हैं। लाइट डम्बलडोर जो होता है वो कहता है कि तुम दोनों लोग बच गए हो, वो भी तुम्हारे पेट की वजह से। आसमान को साफ करता है। जैसे ही वो वहाँ पे आता है वो कहता है कि अगर तुम्हें ब्लैक किंग को हराना है तब तुम्हें मेरे एक क्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। डेजर्ट ओएसिस के अंदर जाना है और वहाँ पे जो नया गार्डियन ड्रैगन आया है उसे हरा के उसे अपनी टीम के अंदर लेना है, उसकी ही मदद से तुम उस ब्लैक किंग को हरा सकते हो। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जब छोटा डम्बलडोर हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाते ही कहते हुए कि तुम्हारे दोस्त थोड़ी देर में तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आते ही होंगे। अब हमें आइलैंड ऑफ स्पिरिट्स को दिखाया जाता है कि कैसे जितने भी लोग थे फियोना और उसकी टीम के, वो सारे के सारे अर्थ स्पिरिट को मना लेते हैं कि वो उनका साथ दे। डीमन सप्रेशन आर्मी के अंदर वो मान जाते हैं। वहाँ पे एक बड़ी सी स्वॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि आर्टिफैक्ट होती है। साथ ही में कैनोनी बताता है कि कैसे यूरी और एरम जो है जो कि उसके टीम में एक न्यू मेंबर है, वो सब दोनों के दोनों एक खाई में गिर गए थे जो कि माउंटेन्स के ऊपर थी। उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ फियोना की जो बुक थी वो स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट के अंदर आते ही ग्लो करने लग जाती है। एक पन्ना खुलता है जिसमें ये लिखा था कि ये स्वॉर्ड अंधकार को खत्म करने में मदद करेगी। दूसरी तरफ जो टीम निकली थी एरम को और यूरी को ढूंढने, वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। रात के समय वो लोग जम के पार्टी करते हैं क्योंकि अब वो ब्लैक किंग को मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं।
उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे आरएम जो अपने स्वॉर्ड के बनाने वाले क्रिएटर से भी मिलता है। दूसरी तरफ शुजा के पास में जब जूलियाना का मैसेंजर आता है तब शुजा उसे खत्म कर देता है। ये इसका जो मूव था ये काफी ज्यादा खतरनाक था कि एक दूसरे मैसेंजर को खत्म कर देना। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूरी जो है वो अपनी टीम के साथ में यहाँ से निकल जाता है डेजर्ट ऑफ ओएसिस और आइलैंड ऑफ सिलेट की तरफ। पर तभी वहाँ पे उन्हें शुजा मिलता है जो कि उनसे क्रॉनिकल बुक को मांग रहा होता है। यूरी उससे पूछता है कि आखिरकार वो क्या चाहता है, जिसके ऊपर वो कहता है कि वो खुद ही ब्लैक किंग को हरा देगा और उसके बाद में इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। उसकी ये बात काफी ज्यादा खतरनाक थी, इसी वजह से यूरी और आरएम जो थे वो उसे रोकना चाहते थे। पर शुजा उन्हें कहता है अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तब तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, वरना तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। शुजा का छोटा भाई भी आ जाता है जो कि सेकंड इन कमांड होता है। वो उन्हें समझाने लग जाता है कि आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार शुजा को टीम लीड करेगा और ये खुद ही डीमन किंग को हरा देगा। वहीं उसका इरादा कुछ अलग भी था, वो डीमन किंग की पावर को खुद के अंदर ला देगा, जिसकी वजह से वो सबसे ताकतवर इंसान इस पृथ्वी के ऊपर बन जाएगा। उसके अंडर में 9 टेरिटरीज हैं, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। पर तब भी यूरी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। यूरी आगे आता है और शुजा और यूरी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके जो उनकी आर्मी थी वो भी अब एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो अब एक अलग रुख ले रही होती है। शुजा उन्हें अभी भी एक मौका देता है, ये कहते हुए कि यूरी ने पिछली टीम लीड करी थी, वो हार गई थी, इस बार टीम को मैं लीड करूंगा। पर यूरी ऐसा नहीं चाहता था, वो फियोना की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है क्रॉनिकल की बुक को लेने के लिए। पर फियोना उसे देने से मना कर देती है, क्योंकि जो बुक है ये खुद का मालिक खुद चुनती है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पर शुजा उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है। शुजा की पूरी आर्मी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है, पर उन्हें रोक लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है कि कैसे डीमन किंग की आर्मी भी हमारे पीछे पड़ी, अगर हम आपस में फाइट करेंगे तब उन्हें फायदा हो जाएगा। पर शुजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यूरी भी हार चुका था, अब वो फियोना की तरफ बढ़ता है। आरएम उसे बचाने के लिए आता तो है, पर शुजा को कुछ बिगाड़ नहीं पाता। शुजा से दूर फेंक के क्रॉनिकल अपने हाथ में ले लेता है। यूरी वापस से खड़ा होता है, उससे फाइट करने जाता है, पर उसके सामने कुछ सेबर्स आ जाती हैं। वो सेबर्स जो हैं जिसने फेंकी थी वो भी वहां पे आ जाता है, जो कि खुद को कवर रखे था। जैसे ही वो कवर खुलता है उसके अंदर से एनेस, बुरकाट और एक दूसरी लड़की बाहर निकल के आती है, जिसे कि एपोस्टिल कहते हैं। वो यहाँ पे उनसे फाइट करने आई थी। एनेस जो थी वो शुजा को अपनी तरफ करने लग जाती है, पर शुजा उनकी टीम में जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो डीमन किंग को हरा के खुद ही एक डीमन किंग बन जाएगा आने वाले समय का। वो अपनी सेना के साथ उनसे फाइट करने लग जाता है, जहाँ पे कि एपोस्टिल उन्हें रोकने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ वो बुरकाट से जो फाइट करने लग जाते हैं। अब एनिस जो थी वो यूरी के पास में आती है। यूरी को भी वो अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि यूरी के अंदर भी करप्शन फैलता जा रहा है। शुजा भी ये चीज नोटिस करता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूलियाना को। जूलियाना जो होती है एक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, उसी के बाद वो यहाँ की प्रिंसेस बन पाएगी, यानी कि एक तरीके से जिसका ऑर्डर सबको मानना पड़ेगा। हाई प्रिस्ट उसका ये जो रिचुअल है वो पूरा कराती है। वो सभी लोगों को ये ऑर्डर्स देती है कि आने वाले टाइम के अंदर वो डीमन किंग को खत्म कर देंगे और इस दुनिया को अंधकार से बचा लेंगे, बस उन्हें उनका साथ देना पड़ेगा। ये ऑर्डर पास हो जाता है। दूसरी तरफ एनिस जो होती है वो एक प्रकार से यूरी को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही होती है। यूरी खुद के दिमाग के ऊपर काबू पाने की कोशिश तो करता है, पर वो उसमें नाकामयाब हो रहा होता है। एनिस उन्हें कहने लग जाती है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमने ब्लैक किंग की पावर को देखा ही होगा। तो दूसरी तरफ फियोना जो होती है वो एरम को आगे जाने के लिए कहती है, पर बुरकाट उसे रोक लेता है और बुरकाट एरम से फाइट करने लग जाता है। बाकी के लोग जो है वो ब्लैक नाइट से फाइट कर रहे होते हैं, पर ब्लैक नाइट की तादाद ज्यादा होती है। शुजा की आर्मी के साथ भी वो मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे लगने लग जाता है कि वो उनके सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ यूरी जो होता है वो एनिस की बात में धीरे धीरे करके आ रहा होता है। एनिस उसे दूसरे पाथ यानी कि उसी पाथ के ऊपर चलने के लिए कहती है जिसके ऊपर बुरकाट चला था। उसकी ऐसी हालत देख के फियोना जो होती है वो एरम को आगे जाने के लिए कहती है। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूरी के सामने उसी की ही पिक्चर बन जाती है, जो किसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर तभी वो उसके शरीर में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है, जो कि और कोई नहीं कैन होता है। अगर कैन बीच में नहीं आया होता तो वो फियोना को मार देता। ये चीज देखने के बाद में यूरी पूरे तरीके से टूट जाता है। कैन जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था वो उसी के ही हाथों मारा गया है। वो एनर्जी जो कि उसे करप्ट कर रही थी वो उसके ऊपर काबू पा लेती है। यूरी जो होता है वो एक बहुत बड़े डीमन में बदल जाता है, जो कि खतरनाक नाइट
टारगेट की तरह लग रहा होता है। उसे रोकने के लिए शुजा आगे आके कहता है, यूरी अब तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, पहले मैं रुक भी जाता पर अब मैं नहीं रुकूंगा। कि तभी वहाँ पे काफी सारे गोलेम्स खड़े हो उठते हैं जो कि ब्लैक किंग की ही तरफ से फाइट करने वाले थे। और उसी दौरान बुरकाट जो है एरम को रोक लेता है और एरम के साथ में अब वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो यूरी, एर्नेस और बुरकाट और दूसरी तरफ वो एपेस्टिल को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। एक पोर्टल बना के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मारिया जो होती है वो वहाँ पे कैन को हील करने की अपनी पूरी कोशिश करने लग जाती है पर वो उसे बस जिंदे रखे हुई थी, वो उसे पूरे तरीके से हील नहीं कर पा रही थी। एरम वादा करता है कि वो यूरी को अपने साथ जरूर जोड़ के रहेगा। तभी वहाँ पे शुजा आ जाता है जो कि उन्हें अपनी तरफ होने के लिए कहता है। वो ग्रेट मेजिस के जितने भी डिसिपल हैं उन्हें भी अपनी टीम में आने के लिए कहता है पर वो साफ साफ उसे मना कर देते हैं। वो शुजा की टीम में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि शुजा जो है आने वाले टाइम पे अगर वो जीत जाता है तो यहीं पे राज करेगा। ग्रेट से जिसके डिसिपल कहते हैं जब तक कि हमारे मास्टर कोई फैसला नहीं ले लेते जब तक हम कुछ नहीं करने वाले। एरम उनसे वो क्रॉनिकल वापस मांगता है पर शुजा कहता है ताकत से वो तुम मुझसे ले सकते हो, पर अभी एरम इतना ताकत तो नहीं हुआ था कि वो उन्हें अकेले हरा सके, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो लोग उनकी टीम में नहीं जाने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए। वही शुजा जो होता है वो कहता है समय आने पे देखा जाएगा। वहीं पे ब्लैक किंग जो थे वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था कि यूरी जो किसे खत्म करने आया था वही उसके सामने आ चुका है। वो यूरी से पूछते हैं कि वो उनका साथ क्यों देना चाहता है, जिसपे यूरी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ जिस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपनी मेहनत कर रहा था क्या वो दुनिया बचने लायक है भी या नहीं। तो अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोग जो होते हैं वो वापस से अलग होने की बात करने लग जाते हैं। जितने भी मेजिस के डिसिपल्स थे वो दूसरी तरफ जाते हैं। मैरिया जो थी वो कैन को लेके कैपिटल की तरफ निकल रही थी क्योंकि वो उसे वहीं पर ठीक कर पाएगी। एरम और फियोना जो थे वो दोनों ही अकेले बच गए थे इस जर्नी के ऊपर, पर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि वो यूरी को जरूर आज़ाद कराएंगे। फियोना को पता था कि उनकी अगली डेस्टिनेशन कहाँ पे है, इसलिए वो एरम के साथ में निकल जाती है। वो लोग जंगलों को पार करके आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रात के समय में एरम जो है वो फियोना की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि इसे याद आ रही है यूरी की। अब वो लोग वहाँ पे बैठ के बात करने लग जाते हैं जहाँ पे एरम जो था वो फियोना से पूछता है कि तुम्ही ने तो उस ड्रैगन गार्डियन को मारा था, जिसके ऊपर फियोना बताने लग जाती है कि जो खबरें तुम्हारे पास आई हुई हैं वो सच तो है। ड्रैगन गार्डियन को आखिरकार यूरी ने ही मारा था, पर वो ड्रैगन गार्डियन जो है वो करप्ट होने लग गया था और जब वो अपने सेंस में आया था तब उसने यूरी को कहा था कि वो उसे खत्म कर सकता है, वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। वो एक कावर्डली तरीके से खुद को खत्म करने की बात कर रहा था। यूरी उसे खत्म नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसे अपनी पावर से हराना चाहता था, पर उसके बार बार कहने पे वो उसे खत्म कर देता है ना चाहते हुए भी। इस चीज को कहते हुए हमारी फियोना काफी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं पे एरम को पता चलने लग जाता है कि कैसे जो हमारे यूरी है वो भी एक कमजोर दिल का लड़का है, वो इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वो उसे समझा करता था कहानियों की मदद से जो कि लोगों के द्वारा प्रचलित थी। जब उसे पहली बार मिला था वो तब जाके समझा था कि यूरी भी उसी की ही तरह एक ह्यूमन है जिसका दिल जो है वो काफी ज्यादा साफ है, पर अभी वो करप्शन के रास्ते पे चल रहा है, पर उसे जरूर ठीक कर देंगे क्योंकि वो डीमन किंग की तरफ से फाइट बिल्कुल भी नहीं करेगा उस इंसानियत को खत्म करने के लिए जिसे कि वो बचाना चाहता था। अब फियोना जो होती है वो एरम के साथ में निकल जाती है एक टापू के लिए जहाँ पे कि उसे वो रिकॉर्ड मिल जाएंगे, पर तभी वहाँ पे यूरी भी पहुंच चुका था टापू के ऊपर, वहाँ से धुआं निकल रहा था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैन को जो है मारिया जो है वहाँ पे ठीक कर लेती है कैपिटल के अंदर। ये सारी न्यूज जो है वो जूलियाना को बताती है कि कैसे यूरी भी अब करप्ट हो चुका है। ये बात जान के जूली कहती है चाहे वो कोई भी हो, बुरकाट हो चाहे यूरी हो, हम उन्हें खत्म कर देंगे जो भी बुराई के रास्ते पे जाएगा। उसकी ये बात एक काफी ज्यादा गंभीर लग रही थी, वो रुकने वाली नहीं थी। वो इनस्लॉट को आर्मी इकट्ठा करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ग्रेट जो मेजेस थे वो भी उस आर्टिफैक्ट को तोड़ के कुछ अलग करना चाहते थे, पर एक दूसरी जो ग्रेट मेज थी वो उसे रोक लेती है कहते हुए तुम कुछ उल्टा सीधा मत कर देना जिससे कि हमें खतरा हो सके। इसी वजह से वो लोग वहां पे रुक जाते हैं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शुजा की आर्मी तैयार हो रही होती है। उसके पास में क्रॉनिकल थी, वो डीमन किंग से फाइट करना चाहता था, उसकी सेना वो और भी बुला लेता है। दूसरी तरफ एरम जो था वो फियोना के साथ में टापू की तरफ निकलता है। यूरी ने उसे बताया था कि एक टापू पे एक और क्रॉनिकल ऑफ बुक्स लिखी है जहाँ पे कि काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं इस दुनिया से रिलेटेड, अगर वो उन्हें पा लेते हैं तो वो पेरिका के बारे में पता लगा पाएंगे। पर उस टापू के ऊपर जैसे ही वो उतरते हैं वहाँ पे काफी सारे ब्लैक नाइट्स जो थे वो
आ चुके थे वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, पर उनसे बचने के लिए वो उनसे फाइट तो करते हैं कि तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि उन्हें बचा लेती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ब्लैक नाइट काफी ज्यादा तादाद में होते जा रहे थे कि तभी उस स्पिरिट के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। वो भी उन लोगों को बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले आगे जाना है। कि तभी वहाँ पे यूरी आ जाता है। यूरी को देख के एरम उससे फाइट करना चाहता था, उन दोनों के बीच में फाइट भी होती है, पर यूरी ताकतवर था, वो आरएम को हरा पा रहा था। आरएम उसे अपने सेंस में आने के लिए कहता है पर यूरी उसे धक्का दे देता है। अब यूरी ताकतवर हो चुका था, इसी वजह से आरएम उसे नहीं रोक पा रहा था। अब वो स्पिरिट का जो फादर था वो उससे फाइट करने का पूरा प्लान बना लेता है, उन्हें आगे जाने को कहते हुए वो यूरी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यूरी अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किन्हें रोकना चाहिए। आरएम जो था वो फियोना के साथ में आगे बढ़ने लग जाता है उस बुक के लिए जहाँ पे कि रिकॉर्ड रखे हुए पेरिका कहाँ पे है। एक स्पिरिट उन्हें लेने के लिए आती है, उन्हें आगे लेके जाती है। वहाँ पे एक क्रॉनिकल रखी हुई थी, वो उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो वहाँ से पता लगाने लग जाते हैं कि उन्हें पेरिका कहाँ मिलेगी। वो एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हुए थे कि तभी वो स्पिरिट जगहों को चेंज करने लग जाती है। एक एक करके वो जगह चेंज कर रहे थे। उसी दौरान वो पेरिका के वेयरअबाउट्स के बारे में पता कर रहे थे कि वो आखिरकार कहाँ गई थी। वो इस जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि शुरुआत में डीमन किंग से उन लोगों ने फाइट की थी, क्योंकि उसी के ही बाद उन्हें पता चलेगा कि पेरिका आखिरकार कहाँ पे है। उसी दौरान एरम को पता चलता है ये क्रॉनिकल जो है वो फियोना के पास से रखी हुई क्रॉनिकल से अलग है। इस क्रॉनिकल के अंदर इस वर्ल्ड के रिकॉर्ड है, वहीं जो फियोना के पास में क्रॉनिकल थी उसके अंदर पूरी दुनिया के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह भी पता चलता है कि कैसे शुरुआत से यूरी जो है करप्ट होना शुरू हुआ था जब से पेरिका गायब हुई थी और वो हारा था। उसी दौरान वो इधर से उधर घूमने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाहर यूरी आ चुका है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से क्रॉनिकल के अंदर गड़बड़ हो रही है। वो उस स्पिरिट की बेटी के ऊपर भी अटैक करता है जिसकी वजह से वो क्रॉनिकल जो है वो डार्क होने लग जाती है। उसी दौरान एरम जो है वो फियोना और दूसरी स्पिरिट के साथ अलग हो जाता है, जहाँ पे कि वो नोटिस करता है कि कैसे यूरी बचपन से कितना मेहनती लड़का था। जब उसके ऊपर कुछ डार्क नाइट्स ने अटैक कर दिया था, वो उन्हें रोकने के लिए अटैक तो करता है पर उन्हें रोक नहीं पाता, वो कमजोर था। कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसे बचाता है और एक ही अटैक में वो उन सारे नाइट्स को खत्म कर देता है। ये अटैक जो है हमारे यूरी भी सीखना चाहता था, वो उसे बोलता है, जिसके ऊपर वो नाइट उसे समझाता है कि इसे सीखने में काफी दिन, महीने और साल भी लग सकते हैं, शायद से तुम सीखो भी ना। पर तब भी यूरी उससे सिखाने को उसे कह देता है, जिसके ऊपर वो नाइट मान जाता है। वो उसे वो स्टेप्स सिखा देता है जिससे कि वो उस मूव का इस्तेमाल कर सकता है। उसी दौरान यूरी जो है अपने काफी सालों की ट्रेनिंग जो है उस मूव को सीखने में लगा देता है। वो पेड़ के ऊपर रोजाना के तौर पे 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस किया करता था और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। जब एक दिन एक गांव के ऊपर अटैक करने के लिए काफी सारे ब्लैक नाइट आए हुए थे, वो उस गांव को बचाने के लिए निकल जाता है। वो अपने उस मूव का इस्तेमाल करता है और एक एक करके उन नाइट्स को हराने लग जाता है। पर शायद से उसने देरी कर दी थी, क्योंकि उस गांव के आधे से ज्यादा लोग उसी समय मर गए थे जब तक वो वहां पे पहुंचा था। इसलिए वो खुद से वादा करता है कि वो सबको बचाएगा। यानी कि अभी तक वो जिस मुकाम पे पहुंचा है वो अपनी मेहनत से पहुंचा है, ना कि किसी गॉड गिफ्टेड पावर की मदद से। उसने हार्डवर्क किया है, पर जब वो उस ब्लैक किंग से हारा था उसी के ही बाद से वो ऐसा हो चुका है। यहाँ पे एरम जो है उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करेगा कि तभी उसी क्रॉनिकल के अंदर डम्बलडोर आ जाता है। डम्बलडोर को देख के वो कहता है कि बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे हमारे एरम का भी सवाल यही था कि बुढ़ऊ तू भी क्या कर रहा है। बुढ़ऊ उसे बताता है अगर तो यूरी को बचाना चाहता है तब तुझे डेजर्ट ऑफ ओएसिस जाना पड़ेगा, तभी तो उसे वहाँ पे बचा पाएगा। उसकी ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। साथ ही में वो जो डम्बलडोर था वो कहता है कि पेरिका के वेयरअबाउट्स के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। पेरिका जो है इस दुनिया के अंदर वापस से आने वाली है, इसलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सकता है लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि ताकतवर होंगे। अब वो उसे एक टेस्ट करवाता है जहाँ पे कि हमें उसी बर्फ वाले पहाड़ पे दिखाया जाता है कि कैसे हमारे एरम को बचाने के लिए यूरी आगे आता है और दूसरी तरफ वही यूरी का ब्लैक नाइट जो था वो वहाँ पे एरम को मारने के लिए आ चुका था। अब एरम को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। वो फैसला लेता है कि वो यूरी को ऊपर भेजेगा जिससे कि वो ब्लैक नाइट का ध्यान हटा सके और खुद भी ऊपर आ सके। वो ऐसा ही करता है। यूरी जैसे ही ऊपर जाता है वो ब्लैक नाइट से फाइट करने लग जाता है और एरम जो था वो कुछ समय बाद पहाड़ के ऊपर वापस से चढ़ता है
और वो दोनों मिलके जो होते हैं उस ब्लैक नाइट से फाइट करने लग जाते हैं। और वो उसी मूव का इस्तेमाल करता है एरम, जो कि उसने उस क्रॉनिकल के अंदर देखा था, और वो बड़ी आसानी से यूरी के उस नाइट को हरा देता है। पेरिका वापस से इस दुनिया के अंदर आ जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि कैसे हमारा एरम रियल वर्ल्ड में जब आता है वहां से यूरी जा चुका था, यानी कि वो हार गया था। फियोना जो थी उसे को काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से वो लोग बच गए, पर उनकी असली जर्नी तो यहाँ से शुरू होगी। अब उन्हें यहाँ से डेजर्ट ऑफ ओएसिस के लिए निकलना है, क्योंकि उसी के ही बाद वो वहाँ पे इस दुनिया को बचा पाएंगे। वो धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाते हैं बोट से सफर करते हुए। दूसरी तरफ जुलियाना जो होती है वो शुजा से बात करने के लिए निकल जाती है, पर शुजा की टेरिटरी के 2 लोग आते हैं जिनके अंडर में 2 टेरिटरीज थी। वो ब्लैक किंग के अंडर तो नहीं जा सकते, पर वो जुलियाना के अंडर रह के काम करना चाहते हैं जिससे कि वो शुजा को हरा सके, क्योंकि शुजा जो है वो अपनी ही चला रहा है। ये बात सुन के जुलियाना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ हमें डेजर्ट ऑफ ओएसिस के प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एरम पहुंच जाता है। एरम उसे बताता है कि यहाँ पे ड्रैगन गार्डियन आने वाला है, उसकी मदद से हम ब्लैक किंग को हरा सकते हैं। ये बात सुन के वो प्रिंसेस भी हैरान थी, पर दूसरी तरफ वो उनकी मदद करने के लिए एक चीज मांगती है कि उसके पास एक टैबलेट है जिसकी की मदद से वो उस डीमन किंग के जो आर्मर है, यानी कि जो प्रोटेक्शन लेयर है, उसे वो तोड़ सकते हैं। पर इसे गाना गाने के लिए स्पिरिट ऑफ म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें उसे ढूंढना पड़ेगा, तभी वो उसे हरा पाएंगे। उसकी ये बात हैरान कर देने वाली थी, पर दूसरी तरफ उस म्यूजिक स्पिरिट को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो काफी 100 साल बाद ही दिखाई पड़ती है। पर तभी वहाँ पे प्रिंसेस का खलीफा आ जाता है, जो किसे बताता है कि 100,000 से भी ज्यादा लोगों की आर्मी यहाँ आ चुकी है। ये बात जान के वो हैरान थी, पर दूसरी तरफ एक और ऐसी आर्मी है जो कि यहाँ पे वापस से आ चुकी है। एरम समझ जाता है कि वो शुजा और जुलियाना की आर्मी होगी, जो कि एक दूसरे से फाइट करने के लिए आई है। प्रिंसेस जो होती है वो अपने एडवाइजर को आगे जाने के लिए कहती है कि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डीमन किंग की आर्मी भी कभी भी आ सकती है। वो उन्हें यहाँ पे लड़ाई रोकने को कह देता है और अपने साथ 100 आदमियों को आगे लेके आने के लिए कहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लैक किंग आ गया तब इनके ऊपर अटैक हो जाएगा और ये सभी मारे जाएंगे। वहीं पे वो एडवाइजर जो था वो जुलियाना को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, क्योंकि अब वो यहाँ की प्रिंसेस बन चुकी है। जुलियाना जो होती है वो उसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे बड़े हो। कि तभी वहाँ पे एरम आ जाता है। एरम को देख के जुलियाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एरम और उसकी बात होती है कि तभी वहाँ पे शुजा भी आ जाता है। शुजा जैसे ही वहाँ पे आता है वो एरम से और दूसरी तरफ जुलियाना से कहता है कि होली नाइट की कमांड तुम नहीं संभाल सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि हम डीमन किंग को हराएं, यानी कि ब्लैक किंग को, तो हमें वो आर्मी दे दो। पर जुलियाना मना कर देती है, जिसके ऊपर शुजा कहता है पिछली बार तुमने यूरी को अपना लीडर बनाया था पर वो हार गया था, क्या इस बार भी तुम हारना चाहती हो? इतने सारे लोग मरेंगे, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि वहाँ पे एक न्यूज आती है कि ब्लैक किंग के नाइट्स आ चुके हैं। इन्हें सुन के कमांड संभाल रही थी बुरकार्ड साथ में था, और अपोस्टिल जो थी वो उन सभी से फाइट करने लग जाती है। उसी दौरान हमें शुजा को दिखाया जाता है, जो कि बिना कुछ सोचे समझे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। वो अपोस्टिल से फाइट कर रहा होता है। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, जहाँ पे कि शुजा उसके हाथ तो काट देता है, पर वो अपने हाथ को कंट्रोल कर सकती थी। इनिस काफी सारे गोलम को वहाँ पे समन कर लेती है। बुरकार्ड से जुलियाना फाइट करती है। बुरकार्ड जो था उसे जुलियाना समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि उन्हें उसकी साइड पे आ जाना चाहिए और फाइट करनी चाहिए, पर बुरकार्ड कहने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है, काफी सारे लोग मरे हैं, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से। तुम इतनी नादान बच्ची हो कि तुम इस फाइट को जीत भी नहीं सकती हो। अब तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी साइड आ जाऊं। वो तलवार से उसके ऊपर अटैक कर रहा था कि इंसलोट आके उसे बचा लेता है और जुलियाना को पीछे हटने के लिए कहता है, उसे वो यहाँ पे लपेट लेगा। वहीं एडवाइजर और एरम जो थे वो दोनों मिलकर यहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं। एडवाइजर उसे समझाता है कि तुम्हें शुजा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शुजा और जो जुलियाना है कहीं एक दूसरे के ऊपर अटैक न कर दे इस लड़ाई के बीच में फायदा उठाने के लिए। जब शुजा फाइट कर रहा था अपोस्टिल से, पर तभी उसका भाई आके अपोस्टिल को मार देता है। जुलियाना के पास चांस था, वो शुजा के ऊपर अटैक करती है, पर शुजा उसके अटैक को रोक लेता है। दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पे की शुरुआत में जुलियाना कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, पर वो शुजा के ऊपर अपनी एनर्जी ब्लास्ट का इस्तेमाल करती है और शुजा को काफी ज्यादा पीछे भेज देती है। शुजा उसकी ऐसी पावर देख के खुद भी हैरान था। अब वहाँ पे एक और फाइट एरप्ट होने लग जाती है। दोनों के अंदर से करप्शन की बू आने लग जाती है। इनिस कहने लग जाते हैं कि ये दोनों मेरा काम कितना ज्यादा आसान कर रहे हैं, वो खुद ही करप्ट होने लग रहे हैं। इस ब्लैक एनर्जी के अंदर ये जल्द से जल्द करप्ट हो जाए, जिससे कि इनका ये मिशन भी पूरा हो जाए। इनिस खुश हो ही रही थी कि तभी उन दोनों की फाइट के बीच में हमारा आरम आ जाता है। आरम जैसे ही वहाँ पे आता है, वहाँ पे हमें म्यूजिक स्पिरिट को दिखाया जाता है, जिसके गाने की मदद से वो जितने भी डार्क एलिमेंट की पावर थी सभी के पास से दूर कर देती है। ये देख के आरम हैरान था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है, पर तब भी वो अपनी फाइट के ऊपर ध्यान देता है। एर्नेस्ट जो थी वो बुरकार्ड के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। अपोस्टिल को भी वो अटैक करने के लिए कह
कह देती है कि तभी हमारा एरम जो था वो ब्रुकार्ड से फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है जहाँ पे कि एरम हारने ही वाला था कि तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकलती है जो कि दोनों अपोस्टिल और ब्रुकार्ड को दूर कर देती है। म्यूजिक स्पिरिट की एनर्जी का इस्तेमाल होता है और वो जो पैड था वो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। वो स्वॉर्ड जो थी वो अंधकार को खत्म करने के लिए थी, वो उसका इस्तेमाल करता है और एक साथ में काफी सारे ब्लैक नाइट को मारते हुए अपोस्टिल को खत्म कर देता है। वो जैसे ही उसे खत्म करता है ब्रुकार्ड हैरान था उसकी इस तरह की पावर को देखने के बाद में कि तभी वो स्वॉर्ड जो है वो एक व्हाइट ड्रैगन में बदल जाती है। यानी कि अभी तक वो जो स्नोबेल वाला पेट था वो असल में एक ड्रैगन था। वो ड्रैगन एक एक करके सभी गोलम्स को मार देता है। उसी समय वहाँ पे ग्रेट मैजिक्स के डिसिपल भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमंस का पलड़ा भारी पड़ चुका था, इसी वजह से इर्नेस वहाँ से निकल जाती है ब्रुकार्ड के साथ में। एरम अब आगे आता है, शुजा से वो क्रॉनिकल की बुक मांगता है क्योंकि वो ताकतवर बन चुका है। शुजा उसे रोकता भी नहीं है और वो उसे बुक दे देता है। क्रॉनिकल सब उसके पास में आ जाती है और वहीं क्रॉनिकल जो थी वो अब वापस से इनके हाथ में पहुंच जाती है। शुजा जो था वो समझ चुका था कि ताकतवर है। अब वो लोग वहां से जाने का प्लान बनाने लग जाते हैं ग्रेट से जिसके पास में, क्योंकि उनके पास अब वो चीज हाथ आ चुकी है जिसकी मदद से कि वो उस ब्लैक किंग को हरा सकते हैं। वो जूलियाना को कहता है कि वो अपनी आर्मी मुझे लैंड कर दे। शुजा से भी वो यही रिक्वेस्ट करते पर शुजा वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है अपने भाई के साथ में। अब हमें दिखाया जाता है डीमन किंग के पैलेस में जहाँ पे कि डीमन किंग जो था वो अपनी आर्मी को बाहर भेजने लग जाता है इंसानी बस्तियों पे अटैक करने के लिए। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एरम जो था वो उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के ग्रेट सेजेस के टावर पे आ जाता है। अब जितने भी ग्रेट सेजेस थे वो सभी लोग जो थे उन्हें समझाने लग जाते हैं वो जो आर्टिफैक्ट था जो कि हमें आइलैंड ऑफ स्पिरिट्स के यहाँ से मिला था वो आर्टिफैक्ट बल्कि एक शिप थी। उस शिप की मदद से वो उस डीमन किंग के उस कैसल के अंदर वापस जा सकते हैं। ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी क्योंकि वो उसे ब्रेक करके नहीं बल्कि टेलीपोर्ट करके जाएंगे। ये जो शिप है ये टेलीपोर्ट हो सकती है। ये जो शिप है काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी पहले के समय में जिसका इस्तेमाल हम अब कर सकते हैं। पर इसे इस्तेमाल करने में एक दिन का समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमें अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। ये चीज उन्हें काफी ज्यादा हैरान कर रही होती है। वो सभी लोग अब डीमन किंग से फाइट करने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी वो मेजिस बताते हैं कि इस शिप से सिर्फ कुछ ही लोग जाएंगे जो कि अंदर से जो है उस शील्ड को ब्रेक कर देंगे जिसकी मदद से जितने भी बाहर लोग खड़े होंगे वो एक एक करके उस कैसल के अंदर आने लग जाएंगे और फिर वो डीमन किंग के ऊपर एक फुल एक्सपोज अटैक कर देंगे। ये बात वो सभी को बता देता है पर इस शिप के ऊपर जाने के लिए कुछ ही लोगों को भेजेगा क्योंकि वो लोग जो हैं जो कि अंदर जाने वाले वो ताकतवर होने चाहिए। अगर वो कमजोर हुए तब वो अंदर हारे जाएंगे, इसलिए वो कुछ ताकतवर स्पिरिट्स को चुनता है, ड्रैगन स्लेयर और मैजिक गिल्ड की लीडर को और एरम और फियोना को चलने के लिए कह देता है। पर उन्हें थोड़ा समय लगेगा इसलिए आज रात को वो यहीं पे आराम कर सकते हैं। उसके बाद वो उनके ऊपर फुल स्केल अटैक शुरू कर देंगे। अब वो वहाँ पे उस क्रिस्टल की मदद से उस शिप को चार्ज करने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एरम जो है वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर कुछ इंचार्टमेंट करवा रहा होता है कि तभी उसे वेलेनर बुला लेता है। उसे समझाने लग जाता है कि अगर तुम्हें एक ऐसा मौका मिले जब तुम यूरी को खत्म कर सकते हो क्या तुम ऐसा करोगे। जिसके ऊपर एरम उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं यूरी को ह्यूमन फॉर्म में लेके आऊंगा, मुझे मेरे ऊपर भरोसा है, मैं ऐसा ही करूंगा। वेलेनर उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश था पर वो उसे वाइज डिसीजन लेने के लिए कहता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ से कि वो बाहर ना निकल सके। वहीं अब वहाँ पे एरम जो है फियोना के पास में जाता है। फियोना से वो पूछता है कि वो यूरी को पसंद करती है या नहीं, जिसपे उसका मुंह लाल हो जाता है। वो उसे समझाती है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और जब उसकी आंखें खुली थी तब उसके पास क्रॉनिकल थी और जब से ही उसके पास क्रॉनिकल थी उसके ऊपर ये ब्लैक नाइट अटैक करते हुए आ रही हैं और जब भी ब्लैक नाइट अटैक करते थे तब वो यूरी से मिली और उसी के ही बाद से वो यूरी के साथ है। उन्होंने काफी सारी सिचुएशंस देखी है जिसके अंदर सिर्फ यूरी ने ही उसे बचाया है, इसलिए वो उसे पसंद करती है। यही चीज जो है एरम के ऊपर भी लागू होती है। एरम जो है वो भी पहले ऐसा ही लड़का था, वो चोरी चकारी किया करता था, ना ही वो ज्यादा ताकतवर था। पर जब से उसे यूरी मिला था तब से उसे का सोचने का तरीका बदल चुका था और साथ ही में वो ताकतवर बन चुका है। इसलिए वो वादा करता है फियोना से कि वो उसे जरूर लेके आएगा। अब रात के समय उनके ऊपर ब्रुकार्ड जो है अटैक कर देता है अपने काफी सारे सोल्जर्स के साथ में। अब वो एरम से फाइट करने लग जाता है और जब वो एरम से फाइट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एरम उसे रोकता हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पे अटैक नहीं करना चाहिए। पर तभी काफी सारे ब्लैक नाइट वहाँ पे आ जाते हैं। ब्रुकार्ड कहता है कि तुम लोगों को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा कि तभी वहाँ पे बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं जो कि एक एक करके उन नाइट्स को रोकने लग जाते हैं। शिप के ऊपर ही एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई अब काफी ज्यादा भयानक मोड़ ले रही
रही थी। इसी वजह से वो शिप को चालू करने का प्लान बनाने लग जाते हैं, जिसके अंदर की जो हमारी एल्डोरा जो थी, जो कि मेज गिल्ड की मास्टर है, उसे उस क्रिस्टल के अंदर अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो इंपॉर्टेंट लोगों को शिप के ऊपर ले आते हैं और उस शिप को चालू कर देते हैं कि तभी एक नाइट जो है उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो क्रिस्टल भी करप्ट होने लग जाता है। एल्डोरा की पावर काम नहीं आ रही थी। फियोना जो है वो एरम के साथ उसको एनर्जी शेयर करने के लिए कहती है। वेलनर बुरकार्ड को रोकने की कोशिश करता है। उसी दौरान एरम जो है वो अपनी एनर्जी शेयर कर देता है एल्डोरा के साथ में, और एल्डोरा जो थी एकदम से ही उस एनर्जी क्रिस्टल के अंदर इतनी पावर डाल देती है कि वो शिप एकदम से ही चालू हो जाती है। वो शिप अब टेलीपोर्ट हो जाती है कि तभी बुरकार्ड जो है गिरते गिरते उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो शिप है वो जैसे ही टेलीपोर्ट होती है वो एक क्रैश लैंडिंग करती है और वहाँ पे सभी लोग जो है उस शिप के साथ गिरने लग जाते हैं कि तभी वहाँ से वो फियोना को लेके गायब हो जाते हैं। जैसे शिप क्रैश लैंडिंग करती है उसके ऊपर से हर कोई नीचे उतर के आता है और वो देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो सेफ हैं। इसका मतलब है कि वो डीमन किंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं। वो अब अंदर भी आ चुके हैं। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाते हैं। फियोना अपनी सेना के साथ में उस कैसल के बाहर थी, डेजर्ट ऑफ ओएसिस के प्रिंसेस की सेना के साथ में। क्रैश लैंडिंग की आवाज उन्हें भी आती है। उन्हें लग रहा था कहीं ये प्लान ऐसे फ्लॉप ना हो जाए कि तभी वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं उस कैसल के अंदर। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जितने भी ब्लैक नाइट्स उनकी तादाद बढ़ रही थी। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्पिरिट ऑफ म्यूजिक है वो अपनी म्यूजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डोम को काट देती है स्वॉर्ड एनर्जी की मदद से। अब वहाँ पे जुलियाना की आर्मी जो थी वो धीरे धीरे करके अंदर आने लग जाती है। अब जो ये फाइट थी एक फुल स्केल फाइट में बदल जाती है। डीमन किंग भी अपने लोगों को उनसे फाइट करने के लिए भेज देता है और वहीं दूसरी तरफ हमें फियोना को दिखाया जाता है जिसे कि यूरी कैद कर लेता है और उससे वो क्रॉनिकल मांगने लग जाता है। जैसे उसे क्रॉनिकल मिलती है वो ब्लैक किंग को वो क्रॉनिकल दे देता है। अब वो ब्लैक किंग उन दोनों बुक को जोड़ देता है। जैसे वो बुक को जोड़ता है वो दोनों के दोनों हिस्से जो कि बुक के थे वो दोनों ही करप्ट होने लग जाते हैं। अगर ये बुक पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया अंधकार में छा जाएगी। एरम जो था वो अपने बाकी साथियों के साथ में कैसल के अंदर आने लग जाता है। जैसे जैसे वो कैसल के अंदर आ रहे थे काफी सारे गोलम बढ़ गए थे। इस वजह से वेलनर जो था एक केव को तोड़ देता है। केव को तोड़ने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। वो सभी को आगे जाने के लिए कहता है, तभी वो यूरी को बचा पाएंगे। ऐसा ही एरम करता है, वो आगे बढ़ने लग जाता है। ब्लैक किंग जो है वो यूरी को उससे निपटने के लिए कहता है। यूरी उससे फाइट करना चाहता था इसलिए वो भी उससे फाइट करने के लिए निकल जाता है। जब जुलियाना वहाँ पे फाइट कर रही थी अपनी सेना के साथ में कि तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है काफी सारे ब्लैक नाइट आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ बुरकार्ड जो है एरनिस के साथ में आ चुका था। अब वहीं एरनिस जो थी काफी सारे ब्लैक नाइट्स को समन कर लेती है जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर थे। उन सभी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इनस्लॉट एरनिस से फाइट करने की बात करने लग जाता है और बुरकार्ड के आने की वजह से जुलियाना उससे फाइट करती है। तभी एक स्टेज वहाँ पे बनता है जिसे देख के जुलियाना घबरा जाती है। बुरकार्ड कहता है कि अभी भी तुम बच्ची हो, एक स्टेज बनता हुआ देख के ही तुम डर गई हो, जिसके ऊपर वो स्वीकार करती है कि हाँ वो एक बच्ची है। पर अब सिचुएशन इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि वो एक प्रिंसेस बन के फाइट करेगी। उसकी ये बात सुनकर बुरकार्ड जो है वो भी अपने सेंस में हल्का हल्का आने लग चुका था, पर वो तब भी उससे फाइट करने लग जाता है। वो प्रिंसेस को खत्म करने वाला था, पर तभी प्रिंसेस कहती है चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। ये कहने के बाद में वो बुरकार्ड को समझाने लग जाती है कि तुम अभी भी हमारे साथ आ सकते हो तो हमारे साथ मिलके फाइट करो। पर बुरकार्ड जो है अपने सेंसेस में आ नहीं रहा था क्योंकि उसके ऊपर पूरे तरीके से ब्लैक एनर्जी ने अपना करप्शन कर दिया होता है। अब वहीं पे हमें एक बैच को गिरता हुआ दिखाया जाता है। वो बैच और किसी का नहीं बुरकार्ड का होता है। बुरकार्ड के अब वही चीजें याद आने लग जाती है जब वो शुरुआत में एक रॉयल नाइट बना था और उसने वादा किया था कि वो प्रिंसेस जुलियाना को सेव रखेगा, पर अब वो उसी के ही ऊपर हमला कर रहा है। जुलियाना जो होती है वो अपना सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करती है और एकदम से उसके पास में विंग्स आ जाते हैं और अपनी फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करती है। इस प्रकार जो हमारा बुरकार्ड था वो ऊपर से गिरते हुए मारा जाता है। जुलियाना उसके ऊपर अपनी कैसल का एक तिरंगा रख देती है। अब डीमन किंग को ये बात पता चलती है कि उसके जो साथी एक एक करके मर रहे होते हैं, पर क्रॉनिकल के ऊपर अब वो पूरे तरीके से काबू पा चुका था। इस वजह से अब पूरी दुनिया एक एक करके अंधकार में छाने लग जाती है। शुरुआत में वो जो कैसल था उसके अंदर जितने भी ब्लैक नाइट थे, एरनिस थी, वो सभी लोग ताकतवर हो जाते हैं। म्यूजिशियन स्पिरिट नीचे गिरने लग जाती है, वो डोम वापस से बनने लग जाता है। जुलियाना घबरा रही होती है कहीं उसकी हार तो नहीं है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे म्यूजिक स्पिरिट जो है वो बच जाती है
वहीं दूसरी तरफ वो जो नाइट थे, जो कि ब्लैक नाइट है, वो ताकतवर हो चुके हैं। वो एक एक करके जुलियाना की आर्मी को खत्म करने लग जाते हैं। जुलियाना घबरा चुकी थी कि एकदम से ये ब्लैक नाइट की तादाद बढ़ चुकी है और अब ये ताकतवर बन चुके हैं। इनस्लॉट भी उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर एनिस जो है उसे आगे जाने नहीं देती है। वो उसे रुक के उससे फाइट करने के लिए कहने लग जाती है, तभी वो उन्हें बचा सकता है। अब जुलियाना जो थी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, पर तभी वहाँ पे शुजा अपनी आर्मी के साथ में आ जाता है। वो उन सभी को मारने लग जाता है एक एक करके। तो दूसरी तरफ हमें एरम को दिखाया जाता है, जो कि यूरी से फाइट करने के लिए आया था। यूरी और एरम के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एरम जो था अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकता है और उसे कहता है कि यूरी, तुमने वादा किया था कि तुम ब्लैक किंग को हराओगे, अब तुम उसके साथ मिलकर फाइट क्यों कर रहे हो? तुमने भाईचारे की बात की थी, क्या तुम एल्विश भाई का भाईचारा तोड़ रहे हो? उसकी ये बात सुन के यूरी कहता है कि शुरुआत में मैं थोड़ा क्रिंज था, पर अब मैं बदल चुका हूँ। जैसे मैं ब्लैक किंग की तरफ आया हूँ और मैं ध्रुव राठी को देखता हूँ। उसकी ये बात सुन के एरम जो था उसे समझाने लग जाता है भाईचारे के बारे में। वो भाईचारा जो कि उसने शुरुआत में वादा किया था कि एक साथ मिलकर भाईचारे से वो ब्लैक किंग को हरा देंगे, पर यूरी इन चीजों के ऊपर अब विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो करप्ट बन चुका है। वहीं पे अब एरम को एक चीज याद आने लग जाती है, अगर वो अपनी व्हाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा उसी प्रकार जैसे कि स्पिरिट ऑफ म्यूजिक ने इस डोम को तोड़ा था जो कि ब्लैक एनर्जी से बना था, वो भी यूरी के ऊपर के शेल को तोड़ सकता है। उसके अंदर अभी भी वो यूरी जिंदा है जो कि एक समय में इंसान हुआ करता था। वेलनर की बात उसे अब समझ में आने लग जाती है कि वो चाहता था कि वो यूरी को बचाए, इसलिए वो यूरी को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसके पास में वो एनर्जी है जो कि अंधकार को खत्म करती है, इसलिए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो यूरी के उसी ही मूव का इस्तेमाल करता है जो कि उसने बचपन में किया था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो उसके अंदर अपनी एनर्जी शेयर कर देता है। तो दूसरी तरफ स्पिरिट ऑफ म्यूजिक बच जाती है, डोम वापस से ऊपर उठने लग जाता है और अब अंदर सेना आने लग जाती है। वो सभी लोग जो हैं ब्लैक नाइट से फाइट करने लग जाते हैं, जो कोई भी यहाँ पे था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे शुजा जो है वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ चुका था। एरनेस अभी भी उसे एक चांस देती है कि वो अगर ब्लैक किंग की टीम में आ जाता है तब उसे एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, पर शुजा उसके इस ऑफर को अभी भी नकार देता है, ये कहते हुए कि मैं अभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूला हूँ, मैं तुम्हारे अंडर आके काम क्यों करूँ जब मैं तुम लोगों को खत्म कर सकता हूँ। एरनेस उसकी इस बात पे हंसने लग जाती है कि वो ब्लैक किंग को कभी भी नहीं हरा पाएगा, अपने सपने में भी नहीं। वो ब्लैक किंग की पावर को नहीं जानता है कि तभी अब उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। शुजा जानता था कि वो उसे खत्म कर देगा और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर एक अटैक करता है धुएं में से निकलते हुए और वो उसे काट के रख देता है। इस प्रकार एरनेस का काम यहीं पे तमाम हो जाता है। एरनेस को खुद भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस प्रकार मारी जाएगी। अब वहीं पे शुजा जो था उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके एक हाथ को काटता है, फिर उसके गले को काटते हुए उसे खत्म कर देता है। अब बुरकाट भी खत्म हो चुका था और एरनेस भी। ब्लैक किंग को ये न्यूज पता चलती है, फियोना उसे रुकने के लिए कहती है और अब जितनी भी एनर्जी थी जो कि क्रॉनिकल के अंदर जा रही थी, ब्लैक एनर्जी, वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाती है। अब ब्लैक किंग कहने लग जाता है कि तुम ऐसा करके भी क्या कर लोगी, मैं वापस से इस बुक को करप्ट कर दूंगा, तुम अपनी एनर्जी इस प्रकार वेस्ट मत करो, इस दुनिया का कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें अंधकार को स्वीकार करना होगा। अब यूरी भी नहीं बच सकता है, पर ब्लैक किंग को ये भरोसा नहीं था कि एरम जो कि एक छोटा सा बच्चा है वो किस प्रकार यूरी को उसकी ह्यूमन फॉर्म में ले आएगा। वो अपनी व्हाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो यूरी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर यूरी उसे धक्का देके हरा देता है कि तभी वहाँ पे यूरी की खुद एक टीम आ जाती है जिसके अंदर कैन और मरियाना होती है। वो उसे रोकने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। वो कहते हैं कि इस बार हम यूरी को जरूर रोक लेंगे और उसे उसकी ह्यूमन फॉर्म में जरूर से लेके आएंगे। हम अपने दोस्त को ऐसे नहीं खोने दे सकते हैं जिसके सामने हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, हम खत्म भी उसी के ही साथ में करेंगे। कैन जो था वो कहता है कि छोटी मोटी चोट मेरा कुछ नहीं कर सकती है, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए आया हूँ और मैं उसे बचा के ही रहूंगा। एरम जो था उन्हें समझाता है कि अब हमें उसी मूव को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल तुम यूरी के साथ किया करते थे। वो बॉन्ड बनाते हैं और एक एक करके उस पर अटैक करते हैं। शुरुआत में एरो से अटैक करते हैं जिससे कि उसका ध्यान भटके मरीना अपने शेल के अंदर उसे कैद कर लेती है। वो उसे जैसे ही कैद करती है एरम जो था उसके ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक करता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूरी जो है अभी भी अपने इनर डीमन से फाइट कर रहा होता है। उसका इनर डीमन ताकतवर था कि तभी वहाँ पे एरम की एनर्जी जो है वो हमारे रियल यूरी को मिल जाती जो कि ह्यूमन था। अब वो ओवर पावर हो चुका था और वो आसानी से उस डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसे हरा भी देता है। अब रियल वर्ल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो ब्लैक आर्मर को तोड़ते हुए हमारा रियल यूरी बाहर निकल के आता है जिससे कि कवच ने ढक रखा था। डीमन किंग को ये बात पता चलती है। अब वो वापस से उस बुक को करप्ट करने लग जाता है जिससे कि वो उस दुनिया पे काबू पा सके कि तभी वहाँ पे यूरी के सारे साथी आ जाते हैं। अब वो ब्लैक किंग पे एक एक करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो फियोना को आजाद कराते और उसे हील करने की कोशिश करते हैं, पर ब्लैक एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हील ही नहीं हो रही थी।
कि तभी एरम जो था वो अपनी व्हाइट एनर्जी बाहर निकालता है। डीमन किंग को पता चल चुका था कि इस बच्चे के पास वो एनर्जी है जिसकी मदद से अंधकार खत्म हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अब एक एक करके एरम के जितने भी साथी थे वो इंजर्ड हो जाते हैं। डीमन किंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ टेलीपोर्ट होते हुए एक एक करके उन पे अटैक कर रहा था कि दूसरी तरफ एरम जो था वो अपनी एनर्जी जो है वो बाकी सभी लोगों के साथ में शेयर कर देता है, जिसकी मदद से वो भी ताकतवर हो सके। एरम जैसे ही ऐसा करता है, यूरी के पास में एक अलग सी ही पावर आ जाती है और वो डीमन किंग से फाइट करने लग जाता है। जब वो डीमन किंग से फाइट कर रहा था, उसे पता चलता है कि डीमन किंग जो है अब वो एक ब्लैक ड्रैगन की फॉर्म ले चुका है। वो अब ब्लैक ड्रैगन की फॉर्म में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि तभी हमें वहाँ पे स्नोपैड को आते हुए दिखाया जाता है। स्नोपैड वहाँ पे जैसे ही आता है, वो उस डीमन किंग को अपने पंजों में उठाता है और उस कैसल के बाहर जाके फाइट करना शुरू कर देता है। यूरी और एरम भी उनका पीछा करते हैं, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे व्हाइट ड्रैगन जो है ब्लैक ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ रहा था, पर ब्लैक ड्रैगन के कॉन्जिक्यूटिव जितने भी मूव्स थे उसकी वजह से अब वो लोग कमजोर पड़ने लग जाते हैं कि तभी यूरी के पास एक चांस आता है और वो ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। उसकी शील्ड को ब्रेक करते हुए उसकी आंख पे अटैक कर देता है। अब ब्लैक ड्रैगन पागल हो चुका था, वो अपने मूव्स का इस्तेमाल करने लग जाता है अंधाधुंध तरीके से। वो उनके ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा था, एक ऐसी लेजर जिसे कि रोकना नामुमकिन था, और वो उनके ऊपर अटैक बार बार कर रहा होता है। ये अटैक नीचे ग्राउंड बैटलफील्ड पे भी जाके लगते हैं कि तभी वो अब नीचे आ चुका था। अब वो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा व्हाइट ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तो दूसरी तरफ अब जो ब्लैक ड्रैगन था वो एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन फॉर्म ले लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बेकार लग रही थी, पर तब भी उसकी अटैक काफी ज्यादा ताकतवर थी। वो उसी ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वापस उन्हें करप्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार एरम जो था वो अपनी व्हाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी एनर्जी को पीछे धक्का दे रहा था। उसी दौरान वो वापस से अपनी एनर्जी शेयर कर लेता है यूरी के साथ में। इस बार यूरी और एरम दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। उन दोनों का सिग्नेचर मूव इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो डीमन किंग को एक ही अटैक में हरा देते हैं। अब डीमन किंग पूरे तरीके से हार चुका था। दुनिया के अंदर जितनी भी ब्लैक एनर्जी थी वो सारी की सारी निकलने लग जाती है और वहीं पे ब्लैक किंग जो था वो नॉर्मल हो जाता है, पर फियोना अभी तक ठीक नहीं हुई थी, वो काली पड़ जाती है पूरे तरीके से। यूरी रो रहा था कि तभी हमें ब्लैक किंग को दिखाया जाता है, जो कि क्रॉनिकल को हवा में करते हुए कहता है कि तुम अपनी केयर टेकर को ठीक करो। तभी फियोना वापस से ठीक होने लग जाती है और उसी दौरान इस पूरी दुनिया के अंदर पीरिका वापस से आ जाती है, जो कि कहती है कि ये दुनिया वापस से ठीक होने लग चुकी है। वो बुराई जिसने कि इस दुनिया को खत्म करने की कोशिश की थी वही खुद खत्म हो चुकी है। बैटलफील्ड के अंदर भी सभी को ये पता चल जाता है कि ये फाइट अब ओवर हो चुकी है। सभी लोगों में काफी ज्यादा खुशी थी। जूलियाना के ऑर्डर के अंदर ये चीज हुई थी। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें ब्लैक किंग को दिखाया जाता है, जो कि फियोना का ही फादर था, और इसी के साथ ये वाली सीरीज यहीं एंड होती है।